Welcome back student in your science session with chapter number 5 coal and petroleum. You all know what are natural resources. Natural resources are that resources which help human beings to make new products and they occur in nature. जो नेचर में मिलते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स और ह्यूमन बींग्स को हेल्प करते हैं ताकि न्यू न्यू प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हो सके. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर. What air do? Air provide wind energy. Coal help in electricity generation. Forest which provide paper and wood and various medicines. Water which is used in drinking purpose and production of hydroelectricity. So student यहाँ पर sunlight is also helpful for domestic purpose, that is drying clothes and photosynthesis, and it provides solar energy. यहाँ पे आपका चाहे wind हो चाहे सनलाइट हो या एयर हो, सबके यूजेस आपको इलस्ट्रेट करे हुए हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो पार्ट में कैटेगराइज करे गए हैं. एक है एग्जॉस्टिबल, एक है नॉन एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. एग्जॉस्ट यानी थकने वाले, ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और आने वाले टाइम में ये अगर कंटिन्यू रूथलेसली यूज करे जाएं तो ये नॉन रिन्यूएबल, तो ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे फ्यूचर में. और इसी वजह से क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतना हार्ड, ये इतना प्रॉब्लमेटिक होता है, इसको हार्ड होता है कि ये रिन्यू सकें, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है क्योंकि दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू रिन्यू. सालों लग जाते हैं रिन्यू होने में. एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. ये अवेलेबल तो रहते हैं नेचर में बट रिन्यू होने में टाइम लगता है क्योंकि अगर यूज करते रहें, हमें कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल एग्जॉस्ट, ये थक जाएंगे. देन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ देयर यूज. ये यूज करने के बाद भी हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं और रहेंगे लंबे समय तक. एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर सनलाइट, विंड, वाटर एंड एयर. दे आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्योंकि ये नेचर में वापस रिन्यू हो जाते हैं, थोड़े टाइम में हमें अवेलेबल रहते हैं और रिन्यू होते रहते हैं. दस दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ वी विल डील विद द फॉसिल फ्यूल. सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फॉसिल फ्यूल, जो एक नेचुरल रिसोर्स है. फॉसिल फ्यूल आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. लेकिन ये भी एक ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल तो है लेकिन ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है. अगर हम कंटिन्यूसली यूज करते रहें तो ये आने वाले टाइम में हमें नेचर में अवेलेबल नहीं रहेगा, मिलेगा नहीं. हाउ दे आर फॉर्म. फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है. फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म विद द डेड plants and animal when they got buried under the earth and million of years ago decomposed under extreme heat and pressure and they formed fossil fuel. fossil fuel कैसे बने स्टूडेंट, जब बहुत सालों से प्लांट्स और एनिमल डेड और प्लांट्स और एनिमल थे वो जमीन में बरिड हो गए और इनके बरिड होने से जो बैक्टीरिया थे उन्होंने उनको डिकम्पोज कर दिया और डिकम्पोज होने के बाद हमारी अर्थ की एक्सट्रीम हीट और अर्थ पर प्रेशर जो है उसकी वजह से ये फॉसिल फ्यूल बनते चले गए. एंड दे आर एनर्जी रिच, कंबस्टिबल फॉर्म ऑफ कार्बन. याद रखना है कि आपको फॉसिल फ्यूल जो है एनर्जी से भरा हुआ होता है और ये कार्बन का वो फॉर्म है जो कंबस्टिबल होता है. इट मीन जो बर्न कर सकता है, जो जलाया जा सकता है. थ्री मेजर फॉसिल फ्यूल आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब आगे हम फॉसिल फ्यूल की जो कैटेगरी है वो पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कोल. During the Carboniferous period, the Earth was covered with dense and swampy forest. Carboniferous period में जब हमारी अर्थ सब तरफ से घने जंगल और दलदली फॉरेस्ट से घिरी हुई थी तो प्लांट्स और ट्रीज जो डेड हो गए, जब इन प्लांट्स और एनिमल के डेड होने के बाद जब ये बरिड हुए जमीन में तो ये नीचे तक ड्रिफ्टेड यानी धंसते चले गए, नीचे तक जमीन में धंसते चले गए. स्वैम्प की वजह से बॉटम ऑफ द स्वैम्प दलदल के नीचे धंस गए एंड वेयर दे वर कंप्रेस्ड बाय द लेयर ऑफ प्लांट्स मटेरियल एंड डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी टू फॉर्म पीट. और एक के बाद एक लेयर आती चली गई और माइक्रोब एक्शन की वजह से, माइक्रोब्स क्या होते हैं स्टूडेंट, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो माइक्रोब्स ने इनको डिकम्पोज कर दिया और हमें एक कोल का फॉर्म मिला जिसे बोलते हैं पीट. पीट व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब पीट को हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है दे गेट कन्वर्टेड इनटू अदर हाई फॉर्म ऑफ कोल. तो और भी कोल की जो कैटेगरी है वो हमें पीट से मिल
जाती है जब हम पीट जो कोल है, नॉर्मल नेचुरल कोल है, उसको लेके हाई प्रेशर टेम्परेचर देते हैं तो हमें कोल की और कैटेगरीज भी मिल जाती हैं। अभी आपको एक टेबल दिया है, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी कैटेगरीज है जो कोल की हमें मिलती हैं। As the coal was formed from the remain of vegetation, it is a fossil fuel। क्योंकि कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल को कहलाता है। कोल फॉसिल फ्यूल इसलिए कहलाता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये वेजिटेशन के डेड पार्ट से बना है, यानी रिमेन पार्ट से बना है, जो प्लांट्स और एनिमल बरेड हो जाते हैं उनसे बना, इसलिए ये एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज ऑब्टेन बाय माइनिंग, और माइनिंग की प्रोसेस है उसके थ्रू इसको निकाल लिया जाता है। इट्स अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक रॉक, ये ब्लैक और ब्राउन ब्लैक कलर का रॉक होता है, विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वेरियस अमाउंट ऑफ सल्फर। Coal primarily contain carbon, and the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। क्योंकि कोल के पास प्राइमरी अगर कंटेंट देखें तो सबसे पहला जो उसके अंदर अमाउंट होता है वो होता है कार्बन। Hence the slow process of conversion of dead vegetation into coal, और जो कन्वर्जन है कोल का बनना जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे बनता है। इट डजंट फॉर्म इन 1 and 2 days, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म, सालों साल लग जाते हैं इसको बनने में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। व्हेन कोल बर्न इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, जब कोल जलता है तो जो गैस ऑब्टेन होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द हीट एनर्जी। कोयला जलेगा तो हीट एनर्जी भी आएगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिलेगा। कोल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन एंड इज अ वर्ल्ड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Types of coal, there are 4 main types of coal: peat, lignite, bituminous and anthracite. Table is given over here. Peat is a dark brown substance like soil that was formed when plant are died and buried। जब plant मरते हैं और buried हो जाते हैं, जिनके अंदर दस्त से चले जाते हैं, तो ये peat बनाता है सबसे पहले। Then comes your lignite. It is known as brown coal. It contains 60% of carbon and it is very soft. It has the least heating value, इसकी heating value थोड़ी कम है। Then come with the bituminous, it is a black lignite, bituminous black lignite। It contains 70 to 86% of carbon and it is used to generate power to manufacture other fuels such as coke and coal tar। Then come with the anthracite। Anthracite is the hardest coal and is the maximum energy content, इसमें सबसे ज़्यादा energy content होता है और ये hardest coal है। It contains more than 86% of carbon। Hence इट इज़ द हाईएस्ट रैंक कोल। ये अगर हाईएस्ट रैंक कोल देखें तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिखेंगे एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट विद द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट बर्न विद मोर हीट, ये ज़्यादा हीट देते हुए बर्न करता है एंड गिव लेस डस्ट एंड सूट, और इसमें जो डस्ट है और जो स्मोक है वो भी कम निकलता है। देन कम विद द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज कोल। इसको जलाया जाता है, हीट किया जाता है, जलाया नहीं जाता, बर्न नहीं कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ओनली। एंड व्हेन इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और कब जलाया जाता है जब एयर की सप्लाई बहुत लिमिटेड हो, बहुत कम हो, सो दैट इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म दीज सिंपल सब्सटेंस। और ये जब बर्न हीट किया जाएगा तो उसके बाद इसमें जो सिंपल सब्सटेंस मिले वो हमें नीडेड होते हैं। इन दिस प्रोसेस कोल इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल को हीट किया जाता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे in the absence of air, and the useful substances जो हमें इससे मिल रहे हैं वो है coke, coal gas, coal tar and ammonical liquid। Coke, which is a solid black substance left behind as a residue। जब कोयला जल जाता है, जब कोयला हीट होने के बाद अपना सारा कंटेंट अलग एक तरफ कर चुका होता है तो नीचे जो रेसिड्यू बचता है वो है कोक। इट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये कार्बन का सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है जिसमें 90% जो है कार्बन है। देन कोल टार, इट इज अ ब्लैक लिक्विड। ये जब हमने कोयले को हीट किया था तो एक तरफ कलेक्ट होने वाला ये ब्लैक लिक्विड होता है, इसकी स्मेल जो है बहुत अनप्लीजेंट होती है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी इंपॉर्टेंट सिंपल कंपाउंड फॉर फर्दर यूज, और आगे यूज़ करने के लिए इसको और भी सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं। कोल गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेज। इट वॉज अर्लियर यूज्ड एज डोमेस्टिक लाइटनिंग फ्यूल। कोल गैस को पहले घरेलू उपयोग में लिया जाता था बिफोर नेचुरल गैस केम इनटू यूज। जिससे पहले नेचुरल गैस हमारे काम नहीं आती थी, उससे पहले कोल गैस को काम में लिया जाता था। इट इज प्रेजेंटली यूज्ड एज अ फ्यूल इन सम इंडस्ट्रीज। आज भी प्रेजेंट टाइम में भी कोल गैस को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अमोनिकल लिक्विड, ammonia produced in the process is dissolved in water to form ammonical hydroxide solution called ammonical liquid।
dissolve in water to form ammonium hydroxide solution. Ammonium hydroxide solution को ही ammonical liquid कहा जाता है. Uses of coal. Coal is widely used as a fuel. सबको पता है कि coal जो है वह fuel का फॉर्म है. Burning of coal produce steam, which run generator to produce electricity. कोयले को जलाने से electricity produce होती है. Then coal is used as a domestic fuel. कोल को घर में भी यूज़ किया जाता है. ठंडे एरिया जो होते हैं, कूलर रीजन जो होते हैं, वहाँ पे कोल एक मेजर हीट जो है प्रोवाइड करवाता है. हीटिंग के लिए नीडेड होता है. रूम हीटर में काम आता है, रूम हीटिंग में काम आता है. Coke obtained from destructive distillation of coal is a prime request in iron and steel industry even today. कोक जो है, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया जाता है स्टूडेंट, वो आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री का प्राइमरी रॉ मटेरियल है. देन कोल प्रोवाइड न्यूमरस रॉ मटेरियल टू केमिकल इंडस्ट्री. केमिकल इंडस्ट्री को भी कोल जो है वो बहुत सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है. कोल टार ऑब्टेन फ्रॉम कोल इज प्रोसेस टू ऑब्टेन मैनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोल टार जो है वो कोल से लिया जाता है और इसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज किया जाता है, लाइक ड्रग्स, पेस्टिसाइड, नेफ्थलीन बॉल्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल्स. देन नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम. Petroleum is one of the most important fossil fuel. Million of year ago, when algae plant present in shallow sea died, जब shallow sea यानी deep sea में जो algae और plants से वो died हुए और sea floor में धंसते चले गए, remain जो थे इन organisms के वो crude oil में convert हो गए और जिसे बोला जाता है black gold. Under high pressure and temperature, जैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ था हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, वैसे ही ये भी एक पेट्रोलियम जो है वो भी इस तरह से ही बना है. जब जो algae और plants से वो sea floor में डीपली संकन होने के बाद हाई प्रेशर के कांटेक्ट में और टेम्परेचर के कांटेक्ट में आए और उसकी वजह से ये पेट्रोलियम बन गया. इट इज फाउंड लॉक इन इम्परवियस रॉक डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट. और इसको अगर हमें ऑब्टेन करना हो तो इम्परवियस रॉक और परवियस रॉक, आप दो ये टॉपिक पहले पढ़ चुके होंगे. परवियस रॉक्स वो होते हैं जो अपने ऐसे सब्सटेंसेस को छान लेते हैं, लेकिन इम्परवियस रॉक्स जो होते हैं वो अपने में से कोई भी पोरस एक्टिविटी नहीं करते, यानी उनमें से कुछ भी छनता नहीं है, नीचे नहीं पहुंचता. एंड इस इम्परवियस रॉक के ऊपर से इस पेट्रोलियम को ले लिया जाता है. जो क्रूड ऑयल है इसी को इसका ही नाम पेट्रोलियम है. ये डार्क कलर का होता है और बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी. ये किसका मिक्सचर है स्टूडेंट? ये मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन. बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है. सच कंपाउंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है. एग्जाम्पल है नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, एस्फाल्ट एंड फ्यूल ऑयल. प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम सच एज पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल आर यूज्ड टू रन कार, ट्रक, एरोप्लेन, शिप एंड अदर व्हीकल्स. पेट्रोलियम के और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, जेट फ्यूल है. ये आपको पता है हमारे व्हीकल रन करने में हेल्प करता है हमें. देन इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट सिंथेटिक फाइबर. ये भी अभी हम इससे पहले चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है. वैक्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, लुब्रिकेंट एंड मैनी मोर, ऑल ऑफ विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. और ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किए जाते हैं. बट जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज, उसमें बहुत सारी मिक्सिंग होती है, पेट्रोल, डीजल. इसको ऑब्टेन करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए एक रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. स्टूडेंट कम टू पेज नंबर 74. Here you can see a tall cylindrical column. एक बहुत बड़ा cylindrical column आपको पिक्चर में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. इस तरह का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जिसमें क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम को फिल कर दिया जाता है बॉटम में, और बॉटम में हीट करने के बाद ये अलग अलग फ्रैक्शन यानी अलग अलग कॉलम में जाके जो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, गैसोलीन है, ये सारी गैस, इवन गैसेज और इवन लिक्विड, जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग शेल्फ में जाके कलेक्ट होने लग जाते हैं. As the vapor of the crude oil rises up, they are allowed to condense to obtain the various fraction. अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं और जैसे जैसे राइज अप करते रहते हैं एक शेल्फ में आके डिपोजिट हो जाते हैं, और जिस भी जोन पे ये कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं वहाँ से इनको कलेक्ट कर लिया जाता है. Here you can see that the remain is called residue, then lubricating oil, for fuel oil, diesel, kerosene, naphtha, gasoline and petroleum gas. So these are the products which are obtained from petroleum.
by refining petroleum. So students, this was about your chapter. Next topic is natural gas. It's an interesting topic. Natural gas is a fossil fuel found under the crust of the earth above the layer of petroleum. It is obtained by pumping and brought through pipeline to storage area. Natural gas जो है वो fossil fuel जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनके अर्थ अबव द लेयर ऑफ द पेट्रोलियम की लेयर के ऊपर ये नेचुरल गैस हमें ऑब्टेन होती है, ये वहाँ से मिलती है हमें, और इसको लेने के लिए हमें पाइपलाइंस के थ्रू स्टोरेज एरिया तक ले जाया जाता है। इसको यहाँ से कैसे लेके जाते हैं, स्टोरेज एरिया तक ले जाने के लिए पाइपलाइंस के थ्रू कराया जाता है, ऐसा काम किया जाता है। ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ना इसमें कोई कलर है ना ही इसमें कोई स्मेल है। इसमें रॉटन स्मेल मतलब इसमें स्मेल देने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देने के लिए इसमें केमिकल मिक्स किया जाता है, और ये इसलिए दी जाती है ताकि अगर कभी भी लीकेज हो स्टोरेज टैंक में या पाइपलाइंस में तो उसकी प्रेजेंस को हम लोग डिटेक्ट कर सकें। नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर। नेचुरल गैस एयर से लाइटर होती है एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, और इसमें मीथेन होता है मेनली। मीथेन इज अ सिंपल हाइड्रोकार्बन दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होते हैं, मिक्स फॉर्म होते हैं। And the chemical formula of methane is CH4. Uses of natural gas used in home for cooking and heating purpose, used in factories and power plants. Compressed natural gas CNG जो हम लोग पेट्रोल पंप पे भी लिखे हुए देखते हैं, बोर्ड्स लगे रहते हैं, ये भी एक अल्टरनेट फ्यूल का फॉर्म है। पेट्रोल की जगह हम लोग इसको भी यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। Next topic is petrochemicals. Petrochemicals are chemical derived from petroleum and natural gas. Petrochemical ऐसे केमिकल हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से लिए जाते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो बने हुए हैं हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के। There are over 4,000 products classified as petrochemical and they are range from simple wax candle to aviation fuel. कम से कम 4,000 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट क्लासिफाई उनको पेट्रोकेमिकल की कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ तक कि सिंपल वैक्स कैंडल से लेकर हमारे एविएशन फ्यूल यानी रॉकेट फ्यूल तक। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज सच एज सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव, पॉलीमर, डाइज, ड्रग्स, पेस्टिसाइड, शू पॉलिशेस एंड डिटर्जेंट आर प्रोवाइडेड बाय पेट्रोकेमिकल्स। Unfortunately, 85% of current global energy system is based on fossil fuel. लेकिन अगर हम बात करें कि फॉसिल फ्यूल पे तो हम ये देखेंगे कि 85% जो है हमारी जो ऑल ओवर वर्ल्ड एनर्जी का सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। लेस देन 2% ऑफ टुडे ग्लोबल एनर्जी डिमांड इज मेट बाय विंड एंड द सन। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम लोग कम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी नियरली ऑल द रिकवरेबल फॉसिल फ्यूल विल बी गॉन। ये माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी तरह से अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते रहे तो टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी there will be no fossil fuel. Conservation of fossil fuel. So student, what we should do, we should conserve fossil fuel. Fossil fuels such as coal and petroleum are exhaustible. ये हम पढ़ चुके हैं कि exhaustible वो होते हैं जो आने वाले प्रेजेंट टाइम तक अगर इसी रूटीनली यूज किए जाएंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाते हैं। तो इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर टू रीजनरेट, और वापस बनने में इनको फिर से टाइम लगेगा। सो हाउएवर द नोन रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल विल बी लास्ट ओनली few hundred years. Therefore it is necessary to use फ्यूल जुडिशियसली। इसलिए फॉसिल फ्यूल को बहुत जुडिशियसली यूज करना है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द केयरफुल एंड जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी। सही से उपयोग करना है एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल का। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी एनर्जी एफिशिएंट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें एनर्जी एफिशिएंसी जो है इज अ की टू मिनिमाइज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बात है, हमें ये पता है कि जब भी हम फॉसिल फ्यूल ये किसी भी ऐसे फ्यूल का यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है तो ये हमारी पूरी ग्लोबल के ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ग्लोबली जो है हार्म कर रहा है हमें। सो मेक मोर एफिशिएंट मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल इंजन्स, स्विच ऑफ लाइट्स, फैन एंड टेलीविजन सेट्स व्हेन नॉट इन यूज एलईडी बल्ब इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल बल्ब, यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। वी शुड यूज इंस्टॉलिंग सोलर पैनल को यूज़ करना चाहिए instead of depending on power station supply, we should use solar panels.
रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ भी हमें बहुत अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, और जब ये ऐसे कंजम्पशन में आता है प्लास्टिक, तो इससे हमारी जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये हमारे लिए पाइल्स ऑफ गार्बेज कलेक्ट करने लग जाता है। ऑप्ट फॉर एक्टिव ट्रैवल ऑप्शन, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूल, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ सिंगल व्हीकल। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगर फॉसिल फ्यूल इसी तरह से यूज करते रहे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग जो है स्टूडेंट उससे क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, विच विल गिव राइज टू द ओशन लेवल, राइज इन द ओशन लेवल बढ़ जाएंगे, एंड द सबमर्जिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, और लो लाइंग एरिया जो है वो बिल्कुल पानी में डूबते चले जाएंगे। सो स्टूडेंट, दिस वाज द rest detail of your chapter. Read the chapter carefully